मूवी के स्टार्ट में हम दो शमन को देखते हैं। शमन मतलब वो लोग जो जिंदा रहते हुए ही मरे हुए लोगों की साउल से बात कर सकते हैं। उनमें लड़की का नाम हवारिम और लड़का बोंगिल था। उन दोनों को एक अमेरिकन फैमिली ने कोरिया से बुलाया था क्योंकि उनका बेटा पैदा होने के बाद से ही बहुत बीमार था। उसका बहुत जगह से इलाज करवाया मगर उसको कोई ऐसी बीमारी थी जिसका पता लगाने में डॉक्टर्स भी फेल हो गए। इसीलिए कोई और रास्ता ना होने पर पार्क ने अपने बेटे के लिए शमन को बुलाया था। पार्क अमेरिका का एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और उसने उन दोनों को भी बहुत से पैसे देकर अमेरिका बुलाया था। वो दोनों उस बच्चे पर रिचुअल करते हैं जो करने के बाद हवारिम उसकी माँ से कहती है कि उसकी बीमारी का ताल्लुक उसके बाप या दादा से है। जिसके बाद वो दोनों पार्क से मिलने उसके घर जाते हैं। पार्क उन्हें बताता है कि वो लोग काफी अर्सा पहले कोरिया से अमेरिका आकर पूरी तरह सेटल हो गए थे और पार्क के ग्रैंडफादर यानी उस बच्चे के ग्रैंडफादर कई साल पहले मर चुके हैं और उनकी कब्र कोरिया में है। वो उन्हें बताता है कि उसके डैड पैरालाइज्ड हैं। उसके बड़े भाई ने सुसाइड कर ली। उसे खुद आंखें बंद करने पर चीखें सुनाई देती हैं और अब उसका बेटा जो बहुत बीमार है। हवारिम उसे कहती है कि उन पे पार्क के ग्रैंडफादर का कर्ज है। वो उन लोगों से किसी बात पे नाराज है जिसकी वजह से उनके घर पैदा होने वाले हर बच्चे के साथ कोई न कोई इशू होता है। हवारिम उसे कहती है कि ये मसला बहुत बड़ा है, हमें इस काम के लिए किसी और की भी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हम कोरिया में किम को देखते हैं जिसका काम मरे हुए लोगों की कब्र बनाने के लिए अच्छी जगह ढूंढना था। किम के साथ हम उसके साथी ग्योन को देखते हैं। उस वक्त वो लोग एक ग्रैंड माँ की कब्र को खोल रहे थे क्योंकि वो उनकी पूरी फैमिली की ड्रीम में आकर उन्हें तंग करने लगी थी। किम कब्र को चेक करने के बाद उस फैमिली से कहता है कि आपके पास उनकी कोई चीज है, अगर उसे वापस रख देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। उस लेडी के ग्रैंडसन ने उनके दांत अपने पास रखे हुए थे। वो लोग उसे वापस रख देते हैं और उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। इसके बाद हवारिम और बोंगिल किम से मिलने कोरिया आते हैं। हवारिम किम को पार्क और उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ बताती है। किम ने अपनी बेटी की शादी करनी थी और उन्हें इस काम के काफी पैसे मिलने वाले थे, इसलिए वो इस काम को करने के लिए मान जाता है। पार्क भी कोरिया आकर किम से मिलता है। पार्क उसे अभी के अभी उसके दादा की कब्र को जलाने का कहता है। वो बस चाहता था कि जल्दी से ये कर्ज उन पर से खत्म हो जाए और उसका बेटा ठीक हो जाए। पार्क उन सबको अपने ग्रैंडफादर की कब्र के पास ले जाता है जो कि पहाड़ियों के ऊपर बहुत ही सुनसान जगह पर थी और उस जगह पर सिर्फ वही एक कब्र थी और उस पे कोई नाम भी नहीं लिखा था। कब्र के पास बहुत सारे फोक्स भी थे। किम कब्र को चेक करने के बाद पार्क से पूछता है कि उन्हें इस जगह पर कब्र बनाने का किसने कहा था। पार्क किसी किसुन का नाम लेकर कहता है कि उसने उन्हें ये जगह ढूंढ कर दी थी। किम उन्हें ये काम करने से मना कर देता है और कहता है कि ये काम बहुत खतरनाक है। किसी इंसान को दफन करने के लिए ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और कब्र के पास फोक्स का होना किसी अच्छी बात की तरफ इशारा नहीं। रात को वो सब एक साथ बैठते हैं। पार्क उन्हें अपने बेटे की तस्वीर दिखाता है और उन्हें उसके बच्चे को बचाने का कहता है। किम कहता है कि कब्र को एक जगह से दूसरी जगह करने में हमारी जान को खतरा है। हवारिम उन्हें रिचुअल करने का कहती है। अगले दिन वो सब उस कब्र के पास रिचुअल करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर 5 पिग्स को रखा गया था जो उन 5 लोगों के लिए सैक्रिफाइस था जो कब्र खोदने वाले थे। वो लोग रिचुअल स्टार्ट करते हैं। बोंगिल और बाकी लोग ड्रम बजाते हैं और हवारिम चाकू के साथ रिचुअल डांस करती है। वो चाकू से अपने फेस पर कट लगाती है जिसके बाद वो पिग्स की बॉडी पर कट लगाना शुरू करती है और वो 5 लोग कब्र खोदने लगते हैं। हवारिम उन पिग्स का खून भी पीती है। वो लोग कब्र को खोल के कॉफिन को बाहर निकाल लेते हैं और उसे जलाने के लिए ले जाते हैं। इधर एक आदमी जब कब्र को चेक कर रहा था तो अचानक से उसके सामने इंसान के चेहरे वाला स्नेक आ जाता है। वो आदमी उस स्नेक को मार देता है जिसके साथ ही आसमान पे काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से वो लोग बॉडी को जला नहीं सकते थे, इसीलिए बारिश रुकने तक उसे हॉस्पिटल के मुर्दा खाने ले जाते हैं। किम उस कब्र के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए पास ही गाँव के एक टेम्पल में चला जाता है जहाँ पर एक आदमी उसे बताता है कि उसने उस कब्र के बारे में बहुत सी अफवाहें सुनी है। जैसा कि लोगों को लगता था कि उस कब्र में बहुत सा खजाना है, इसीलिए बहुत से ग्रेव रॉबर्स ने उस कब्र को ढूंढने के लिए जगह जगह खुदाई की। वो आदमी किम को वो मेटल रॉड दिखाता है जिससे वो लोग कब्र को खोदते थे जो उसी टेम्पल में पड़े थे। इधर हॉस्पिटल में एक आदमी खजाने की लालच में उस कॉफिन को खोल देता है। हवारिम और बोंगिल ने भी ये देख लिया था। कॉफिन खुलते ही ग्रैंडपा की साउल आजाद हो जाती है और बाहर चली जाती है। किम को भी इस बारे में पता चल जाता है कि किसी ने कॉफिन को खोल दिया है। ग्रैंडफादर की स्पिरिट अमेरिका में पार्क के घर चली जाती है। वो पार्क के डैड को विंडो खोलने का कहते हैं। वो विंडो खोल देते हैं और वो सोल अंदर आकर पार्क के डैड यानी अपने ही बेटे और उसकी वाइफ को मार देती है। इधर हवारिम पार्क की फैमिली को स्पिरिट से बचाने के लिए रिचुअल करती है। उसने बोंगिल को रस्सी से बांधा हुआ था ताकि वो साउल उसके अंदर आए और वो उससे बात कर सके। वो साउल उसके अंदर आ जाती है। वो हवारिम से कहता है कि मैं अपने सभी बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा, जिसके बाद बोंगिल खून की उल्टियां करता है और वो साउल उसके अंदर से चली जाती है। ग्रैंडफादर की साउल अब पार्क को हॉन्ट करने लगी थी। पार्क बहुत डर
जाता है। इसी दौरान उसे किम की कॉल आती है जो उसे बताता है कि उसके ग्रैंडफादर के कॉफिन को किसी ने खोल दिया है और उनकी स्पिरिट अब आजाद घूम रही है। तभी दरवाजा नॉक होता है जहाँ पर किम था। पार्क बहुत ही डर जाता है क्योंकि वो भी किम से ही बात कर रहा था। बाहर वाला किम उसे दरवाजा खोलने का कहता है। कॉल वाला किम उसे बिल्कुल भी ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि दरवाजे से दूर रहो और मेरी बात मानकर विंडो खोलो। पार्क उसकी बात मानकर विंडो खोल देता है और वो स्पिरिट अंदर आ जाती है। मतलब बाहर वाला किम असली था। पार्क अपने ग्रैंडफादर के स्पिरिट को देखता है। किम होटल के स्टाफ से चाबी लेकर दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है। वो अंदर जाकर देखता है तो पार्क पूरी तरह से पोजेस था। वो किसी सोल्जर की तरह बात करने लगता है और इससे किम को पता चल जाता है कि उनके ग्रैंडफादर उनसे इसलिए नाराज थे क्योंकि वो लोग अमेरिका में सेटल होने के बाद कभी भी उसकी कब्र पे उससे मिलने नहीं आए। पार्क खून की उल्टी करता है जिसके बाद वो जाकर फ्रिज से काफी ज्यादा पानी पीता है और वो साउल किम के सामने पार्क की गर्दन मोड़कर उसे मार देती है। किम हवारिम और बोंगिल को कॉफिन जलाने का बोलता है। वो तीनों कॉफिन को जलाने के लिए ले जाते हैं। ग्रैंडफादर की स्पिरिट अब अमेरिका वापस उस बच्चे को मारने उसके पास आ जाती है क्योंकि वो उस फैमिली का आखिरी बच्चा था। इससे पहले वो उस बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाता वो लोग कॉफिन को जला देते हैं और ग्रैंडफादर की साउल हमेशा के लिए चली जाती है और वो बच्चा बच जाता है। कुछ महीने बाद हम किम को देखते हैं जो उस आदमी से मिलने जाता है जिसने उस शाम को मारा था। उस दिन के बाद से उसकी तबीयत खराब रहने लग गई थी। वो आदमी किम को उस शाम के बारे में बताता है जिसके बाद किम उसी जगह पर जाता है। वहाँ उसे फिर से फोक्स दिखते हैं। वो कब्र को खोदता है तो उससे उसी शाम का सर दिखता है जो देखकर वो बहुत डर जाता है। वो कब्र को और खोदता है तो उसे वहाँ पर एक और बहुत बड़ा सा कॉफिन दिखता है जो वर्टिकल पड़ा हुआ था। किम अपने साथियों को वहाँ बुलाता है और वो देखते हैं कि उस कॉफिन को लोहे की वायर से बांधा हुआ था। वो सब उस कॉफिन को बाहर निकाल कर अपने साथ ले जाते हैं। रात काफी हो गई थी इसीलिए वो सब उस टेम्पल में रात गुजारने का फैसला करते हैं। वो लोग उस कॉफिन को एक रूम में रख देते हैं। उसके आसपास चावल और कुछ रिचुअल वाली चीजें रखकर दरवाजा बंद कर देते हैं। किम पार्क के ग्रैंडफादर की बेटी को बुलाता है और उनसे पूछता है कि ऐसी कौन सी बात है जो वो लोग उनसे छुपा रहे हैं। जिसपे वो औरत कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। इधर किम उसे बताता है कि उसने ग्रैंडफादर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली थी जिससे उसे पता चला कि पार्क के ग्रैंडफादर ने अपने ही मुल्क कोरिया को धोखा दिया था। वो पैसों के लिए जापान के साथ मिलकर कोरिया के खिलाफ काम करता था और इसीलिए ये लोग इतने ज्यादा अमीर थे और यूएस आके सेटल हो गए। किम कहता है कि उसने कोरिया को बेच दिया था, शायद इसीलिए किसुन ने उसे सजा देने के लिए उस जगह पे दफनाया था। वो औरत कहती है कि उसके डैड के किसुन के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात थे और किसुन कोरियन नहीं बल्कि जापानीज था। वो उन्हें कुछ जापानीज लोगों की तस्वीर दिखाती है जिसमें किसुन भी था। उस औरत के जाने के बाद वो लोग सुबह होते ही उस कॉफिन को जलाने का फैसला करते हैं। वो सब खाना खा के सो जाते हैं। सोए हुए बोंगिल को कुछ डरावना दिखता है। वो कुछ मंत्र पढ़ के उठ जाता है और बाहर चला जाता है। उसे कुछ दूर कुछ आवाज सुनाई देती है। वो वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर एक बहुत ही लंबा सा आदमी था जिसने वहाँ सभी जानवरों और उस टेम्पल वाले आदमी को मार दिया था। बोंगिल जल्दी से वापस आकर हवारिम को उठाता है और वो दोनों अंदर कॉफिन वाले रूम में चेक करने जाते हैं। वो देखते हैं कि कॉफिन टूटा हुआ था और ऊपर से छत भी टूटी हुई थी। बोंगिल सबको उठाने के लिए अंदर जाता है। हवारिम को उस कॉफिन से एक हेलमेट मिलता है। तभी वहाँ बहुत बड़ा सा डीमन आ जाता है। वो हवारिम से कहता है कि क्या अंदर कोई इंसान है। हवारिम कहती है कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं आपकी गुलाम हूँ। वो डीमन हवारिम से कहता है कि अगर तुम मेरी गुलाम हो तो अभी मुझे खाने के लिए मछलियाँ दो। अब जाहिर है हवारिम के पास मछलियाँ तो थी नहीं, इसीलिए वो समझ जाता है कि अंदर कोई इंसान है। वो उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। हवारिम जल्दी से बाहर भागती है। तभी बोंगिल वहाँ आकर एक रॉड उस डीमन के पेट में घुसा देता है मगर उसे कुछ नहीं होता। मगर वो बोंगिल को पकड़कर अपना हाथ उसके पेट में डालता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो डीमन कुछ पढ़ने लगता है जिससे उसके पूरे जिस्म पे आग लग जाती है और वो एक आग का गोला बनकर वहाँ से उड़ के चला जाता है। वो लोग बोंगिल को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हवारिम किम से कहती है कि वो कुछ साउल नहीं बल्कि एक जीता जागता राक्षस है जो बहुत ही खतरनाक है। किम उसे खत्म करने के लिए उस टेम्पल में जाता है। वो वहाँ पड़ी कुछ तस्वीरें और किताबों को पढ़ता है जिसके बाद वो उस जगह जाकर कब्र को खोदने लगता है। तभी उसके सामने वही डीमन आ जाता है जो वहाँ डिग था। ये देखकर किम समझ जाता है कि ये डीमन सिर्फ रात में ही बाहर आता है और दिन को वापस इसी कब्र में आ जाता है। हॉस्पिटल में बोंगिल को होश आ जाता है। होश में आने के बाद वो पोजेस हो गया था। उसे उस डीमन ने अपना गुलाम बना लिया था। बोंगिल कहता है कि उसके आका किसी जगह की हिफाजत कर रहे हैं मगर किस जगह की वो ये नहीं बताता। किम वापस आकर हवारिम और ग्योन को सब बताता है। इधर हमें पता चलता है कि जापान ने कोरिया को खत्म करने के लिए बहुत से रिचुअल्स करके मेटल रॉड कोरिया में दबाए थे ताकि कोरिया कभी तरक्की न कर सके। और ये वही रॉड्स थे जो हमने टेम्पल में देखे थे जो ग्रेव रॉबर्स के थे, लेकिन एक्चुअल में वो ग्रेव रॉबर्स नहीं थे, वो कोरियन लोग ही थे जिन्हें इस बारे में पता चल गया था और अपनी कंट्री को बचाने के लिए वो सब जगह से उन रॉड्स को निकालने लग गए थे। मगर एक रॉड अभी भी नहीं निकला था, वो उसी कब्र में दफन था। किम को ये सब बातें टेम्पल में पढ़ी किताबों से पता चली थी। वो दोनों उस आखिरी रॉड
रॉड को निकालने का फैसला करते हैं। वो सब उस जगह पर जाने से पहले अपने जिस्म पे प्रोटेक्शन साइन बना लेते हैं और वहाँ जाकर छुप के उस डीमन के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। हवारिम ने कब्र के पास मछलियाँ रख दी थी। वो डीमन बाहर आके उन मछलियों को खाते खाते आगे चला जाता है। मौके का फायदा उठाकर किम और ग्योन कब्र को खोदने लगते हैं, मगर उन्हें वहाँ कोई भी रॉड नहीं मिलता। वो डीमन हवारिम को देख लेता है। तभी हवारिम की ग्रैंडमा की सोल आकर उसे प्रोटेक्ट करती है। हवारिम वहाँ से भाग जाती है। ग्योन आके उसे बताता है कि उन्हें वो रॉड कहीं नहीं मिला। तभी वो डीमन आग का गोला बनकर किम के पास आ जाता है और उसके पेट में अपना हाथ डालने लगता है। हवारिम और ग्योन जल्दी से उस पर ब्लड फेंकते हैं, जिससे वो जलने लगता है और गिर जाता है। हॉस्पिटल में बोंगिल को भी ये सब फील हो रहा था। वो दोनों जल्दी से किम के पास आते हैं, मगर तभी वो डीमन उठ के उन दोनों को पकड़ लेता है और उन सबको कुछ वियंस आते हैं। असल में कई सौ साल पहले ये डीमन एक बहुत ही बहादुर जनरल था और उसने 10,000 से भी ज्यादा दुश्मनों को मारा था, मगर एक बैटल में उसका सर कट गया था। और किसुन जो कि कोरिया का बहुत बड़ा दुश्मन था, वो हर हाल में कोरिया को तबाह होते देखना चाहता था। जब लोगों ने सारे रॉड्स कोरिया की जमीन से निकाल दिए थे तो किसुन को उस जनरल की बॉडी मिल जाती है। उसने उसकी बॉडी पर बहुत पावरफुल रिचुअल करके उसके जिस्म में गर्दन के जरिए रॉड घुसा दिया था और उसके सर को सी दिया था, ताकि किसी को भी ये आखिरी रॉड ना मिल सके। इसी वजह से उनको ये रॉड नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो तो उसके जिस्म के अंदर था और उस कॉफिन को वर्टिकल भी इसीलिए रखा गया था। और किसुन ने पार्क के ग्रैंडफादर के कॉफिन को भी इसीलिए उसके कॉफिन के ऊपर रखा था, ताकि किसी को भी पता ना चल सके कि इधर एक कॉफिन वर्टिकल पड़ा है। अब आपको भी सारी स्टोरी समझ आ गई होगी। फेंट्री के हिसाब से मेटल का कार्ट है वुड और फायर का कार्ट है वाटर, यानी अगर उस डीमन को एक भीगी हुई लकड़ी से मारा जाए तो शायद वो मर सकता है। किम को ये बात समझ आ जाती है और वो एक खून से भरी हुई लकड़ी उसके पांव पे मारता है, जिससे उस डीमन को दर्द होता है। किम उसी लकड़ी से उसे बहुत बार मारता है और आखिर में उसके जिस्म के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे फाइनली वो मर जाता है। उसके मरने से बोंगिल भी ठीक हो जाता है। वो दोनों किम को हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर अब सब नॉर्मल हो गया था और सब अपनी डेली की रूटीन में वापस आ गए थे। और किम अपनी बेटी की शादी भी कर देता है, जहाँ पर वो तीनों भी आए थे। किम उन्हें भी फैमिली फोटो के लिए बुलाता है। फोटोग्राफर उन सब की फोटो लेता है, जिसके साथ ये मूवी यही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।